नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम धनबाद के चर्चित कांग्रेस के व्यक्तित्व और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मशहूर अशोक सिंह जी से कुछ बातचीत करने जा रहे हैं, जो मूलतः पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से संबंधित है। और हम ये जानना चाहेंगे अशोक जी से कि मनमोहन सिंह के योगदान को वो कैसे देखते हैं। तो आपका बहुत स्वागत है अशोक जी सिटी लाइव के इस कार्यक्रम में। नमस्कार। और हम चाहेंगे कि आप एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हमें बताएं कि मनमोहन सिंह जी का जो भारतीय विकास में योगदान है उसको आप कैसे देखते हैं, उसको देश कैसे देखेगा। किसी भी राष्ट्र के विकास की यात्रा में कुछ टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, तो ऐसा ही एक टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है कि जब मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री बनाया था, वो एक घटना थी। तो वहां से हम शुरू करेंगे मनमोहन सिंह की राजनीति की इस यात्रा को। और मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि मनमोहन सिंह जी यदि उस वक्त नहीं वित्त मंत्री बनाए गए होते तो क्या आपको लगता है कि देश की जो आर्थिक प्रगति है, आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं और तीसरी बनने के कगार पर हैं, तो क्या हम मनमोहन सिंह के योगदान के बिना इस यात्रा को पूरा कर पाते? इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं सिटी लाइव को और प्रमोद पाठक जी को धन्यवाद देता हूं। आज मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, वो उनके बारे में बात करने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है, बात है। सबसे पहले तो मैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आज पूरा देश अश्रुपूरित नेत्रों से उनको अंतिम विदाई दे रहा है। प्रमोद जी, आपने जैसा सवाल किया है कि 90 के दशक में जब इनको नरसिम्हा राव जी ने वित्त मंत्री के रूप में लाए, अगर नहीं रहते तो क्या होता आज देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति। मैं थोड़ा सा आपको और इसके पीछे ले जाना चाहता हूं, 90 से थोड़ा सा पहले। इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था और मैं समझता हूं कि 1982 में इनको एज ए भारत का रिजर्व बैंक का गवर्नर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी और 82 से 85 3 वर्ष का कार्यकाल इनको रहा, जिसमें श्रीमती गांधी के साथ भी रहे और उनके निधन के बाद राजीव जी के साथ भी इन्होंने काम किया। और 91 में एज ए वित्त मंत्री इन्होंने जिसको आप कह सकते हैं लाया, अपने एज ए वित्त मंत्री के रूप में जिसको लागू किया, उसकी परिकल्पना इन्होंने कहीं ना कहीं जब रिजर्व बैंक के गवर्नर थे उस वक्त ही वैश्विक स्तर पर हम कैसे जुड़े, देश कैसे जुड़े आर्थिक रूप से, इसकी परिकल्पना इन्होंने उस वक्त ही की थी जब ये गवर्नर थे। और जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने तो वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने खोज करके मनमोहन सिंह को निकाल करके लाया। मनमोहन सिंह जी कई बार अपने बातों में इस बात का जिक्र भी किया है कि नरसिम्हा राव जी ने फोन करके उन्हें कहा कि आप तैयार हो जाओ और फिनांस मिनिस्टर का ओथ लो। ये सीधे सीधे नरसिम्हा राव जी ने इनको कहा। और उस वक्त देश बहुत बड़े वित्तीय संकट में फंसा हुआ था। देश के पास जो फॉरेन रिजर्व होता है वो उस वक्त
इतना कम हो गया था कि मात्र 15 से 20 दिनों का जो हम बाहर से सामान का इंपोर्ट करते हैं, तो उतना ही पैसा मेरे पास था कि हम 15-20 दिन तक किसी प्रकार से काम चला सकते हैं। और उस वक्त इन्होंने, मेरे को जहां तक याद है, 21 जुलाई 1991 में इन्होंने लोकसभा में अपना बजट पेश किया था, पहला आर्थिक सुधार को लेकर के। और वहीं से भारतीय अर्थव्यवस्था का आप कह सकते हैं कि वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। देश जो है एक नई राह को पकड़ा उस वक्त, और चाहे सरकारें किसी की भी रही उसके बाद, सारे लोग उसी पद चिन्ह पर चलते रहे। किसी भी प्रधानमंत्री ने उनके बनाए हुए रास्ते को काटने की जरूरत नहीं की, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे या आज नरेंद्र मोदी जी रहे, सभी उसी रास्ते पे चल रहे। लाख जो भारतीय जनता पार्टी का, अगर आप आज जो सरकार है, अगर उसका आप देखते हैं तौर तरीका काम करने का, तो वो लोग विशुद्ध रूप से जो उनका नारा स्लोगन रहता था स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, लेकिन जो आज विश्व के साथ अपने को जो कनेक्ट करके जो अर्थव्यवस्था आज खड़ा हुआ है, ये मनमोहन सिंह जी की देन थी। लोग आज इन पे आरोप भी लगाते हैं, कभी कभी अपोजिशन के लोग आरोप लगाते हैं कि इनके कार्यकाल में सोना गिरवी रखा गया था। तो मैं जितना जानता हूं कि उस वक्त सोना गिरवी रखना देश की मजबूरी थी, क्योंकि हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं थे, और 47 टन सोना मात्र 47 करोड़ डॉलर में इन्होंने गिरवी रखा था, और उसके माध्यम से जो चीजें थी उसको, मुझे लगता है कि इससे पहले चंद्रशेखर जी के समय में सोना गिरवी रखा गया था। बिल्कुल सही बात है। हाँ। चंद्रशेखर जी का 4 महीने का ही कार्यकाल रहा जी, लेकिन उनके कार्यकाल में भी सोना गिरवी रखा था, जिसे बाद में इन्होंने ही छुड़ाया। हाँ। तो आप आज मैं यार गर्व के साथ कह सकता हूं कि मनमोहन सिंह जी सिर्फ एक आर्थिक, आप नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एक आर्थिक विकास के रूप में ही उनको जाना जाएगा, कि आर्थिक विकास का जो आज रोड मैप बना है वो उनके द्वारा दिया गया है, बल्कि हमारे जो आज के युवा पीढ़ी हैं, जो देश का नौजवान है, जो राजनीति में भी जाने के लिए इच्छुक रहता है कि हम राजनीति में जाएं, तो उनके लिए भी आज ये एक रोल मॉडल है। आज जो हमारा जिस प्रकार से वर्तमान राजनीतिज्ञ लोगों का जो रहन सहन तौर तरीका देखने को मिल रहा है, कि अब जन सेवक के बजाय एक सेलिब्रिटी के रूप में लोग ज़्यादा अपने को पसंद करते हैं, और व्यवहार भी करते हैं, काम भी वैसे ही है। खान पान, रहन सहन, पहनावा, सब एवरीथिंग जो भी है वो एक जैसे सेलिब्रिटी सिनेमा का हीरो जिस प्रकार से अपना दिनचर्या रखता है, शायद आज के राजनेता है देखने को भी मिलता है। लेकिन मनमोहन सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो देश में 3 बड़े बड़े पोस्ट होल्ड किए। गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया, वित्त मंत्री के रूप में काम किया, और प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया। लेकिन इनका जो सादगी में इनकी कहीं सादगी जो थी, जी जी, रहन सहन, खान पान, बोलचाल, सब कुछ में एक गंभीरता थी। लोग कहते थे कि ये इनको मौनी बाबा का लोगों ने नाम दे दिया है, लेकिन ये हमेशा कहते थे कि मैं नहीं बोलता हूं, मेरा काम बोलता है। और वो जब जीवित थे तो कहते थे कि मेरे जाने के बाद लोग मेरे कामों को याद रखेगा। तो आज निश्चित रूप से कल मैं टीवी देख रहा था और तमाम नेशनल चैनल्स में मनमोहन सिंह जी का गुणगान चल रहा था, इनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा हो रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनके कार्यों को लेकर काफी चर्चा चल रही है, और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सम्मान दिया जा रहा है। इनके बुनियादी तौर पे इनके अर्थव्यवस्था से जुड़े जो कार्य थे वो दुनिया को ज्यादा प्रभावित किए, क्योंकि इन्होंने उदारीकरण के शुरुआती दौर में भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा।
अब मेरा प्रश्न ये है कि वित्त मंत्री के बाद जब इन्होंने प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला तो इनके जो 2-3 प्रमुख राजनैतिक फैसले थे जिसका आज भारत के राजनीति और सामाजिक व्यवस्था पर काफी फर्क पड़ा है, जी उसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं। देखिए, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में बहुत सारी, एक दो नहीं है, कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के देश इन्हें कभी भुला नहीं सकता है। और देश का हर नागरिक आज इनका ऋणी है। इन्होंने जो 10 साल के अंदर में जो काम किया है, जो इनकी उपलब्धियां रही, उसमें अगर मैं बात करूं तो जो सबसे मूल चीज हम लोगों का आज जो समाज में सबसे मूल विषय है वो है शिक्षा। और शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार में इन्होंने इसको लेकर के आया कानूनी रूप से कि शिक्षा का अधिकार हर देश के हर नागरिक को है और उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। तो शिक्षा का अधिकार का कानून इन्होंने लेकर के आया। भोजन, राइट, जो हमारा जो देश का जो भी लोग हैं उन्हें भोजन मिलना ही चाहिए। कोई भी आदमी भूखा ना रहे, तो ये उसका अधिकार है। तो भोजन के अधिकार को इन्होंने दिया। आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वर्तमान व्यवस्था में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, तो वो मनमोहन सिंह जी की ही देन है, जिसको कि उन्होंने राइट टू फूड बिल के माध्यम से ला करके दिया। और इसके अलावा जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, तो उसमें आप कह सकते हैं कि हर नागरिक का अधिकार है कि हम जाने कि आप क्या कर रहे हैं। जी, हर नागरिक का अधिकार है आपसे जानने का। अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं, चाहे आप पदाधिकारी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो भी हैं, आप पब्लिक सर्विस में अगर हैं, तो आपके किए हुए कामों को जानने की और समीक्षा करने की आज़ादी देश के हर नागरिक को मिलनी चाहिए। तो इन्होंने सूचना का अधिकार, जो कि आज राइट टू इन्फॉर्मेशन जी, इन्होंने लेकर के दिया। अभी कोरोना काल लगा था, कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में जब सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई, तो जो सबसे ज्यादा जीने का लोगों को आधार बना गरीब आदमी का, तो वो था मनरेगा, जो जीने का आधार बना। तो रोजगार के लिए ये भी इन्होंने मनरेगा के माध्यम से एक अधिकार दिया जनता को कि आपको इतने दिनों का काम सरकार निश्चित रूप से मुहैया कराएगी। आप बेरोजगार नहीं रह सकते हैं, आपको मिनिमम 100 दिन का काम के एवज में सरकार आपको पैसा देगी, रोजगार आपको मनरेगा के माध्यम से सरकार ने। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी रही मनरेगा, जो कि उस वक्त तो नहीं समझ में आया लोगों को, लेकिन जब कोविड काल में लॉकडाउन हुआ तब लोगों को समझ में आया कि मनरेगा का क्या बेनिफिट मिला है देश को। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो आपको याद होगा, अगर आप उस वक्त के संसद में उनके दिए गए भाषण को अगर आप याद करेंगे, तो मनरेगा पर उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि मनरेगा को मैं बंद नहीं करूंगा, इसे चालू रखूंगा, लेकिन याद रखे लोग इसको कांग्रेस के स्मारक के, माने उनका कटाक्ष था कि कांग्रेस की ये सबसे बड़ी भूल है, माने सबसे खराब नीतियों में मनरेगा को उन्होंने दर्जा दिया था। जबकि वही मनरेगा कोरोना के समय में जीवनदायी बनकर के सामने आया और नरेंद्र मोदी जी को भी उसमें पैसा में बढ़ोतरी करनी पड़ी, उसके फंड एलोकेशन में बढ़ाना पड़ा। तो ये मनमोहन सिंह जी की सरकार की एक बहुत बड़ी देन थी। आज जो हमारे किसान भाई हैं, उनका जो जमीन अधिग्रहण होता है और उस जमीन अधिग्रहण के एवज में जो उन्हें मुआवजा दिया जाता है, तो जमीन अधिग्रहण बिल को भी इन्होंने पारित करवाया, जिससे कि हमारे किसानों को जमीन का उचित मूल्य मिल सके। आज जो राजनीति में फैसले लिए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मनमोहन सिंह जी की नीतियों से अलग हट के लिए जा रहे हैं? देखिए, आज मनमोहन सिंह जी की जो भी नीतियां रही है, वो जनहित में और देश हित में रहा है। उसमें किसी व्यक्ति का लाभ हानि नहीं देखा गया है ना।
आज हम लोग आधार कार्ड हम लोगों के लिए मैंडेटरी है, हर जगह आधार कार्ड की डिमांड होती है। जी ये आधार कार्ड किसने लाया? मनमोहन सिंह जी ने लाया। आधार कार्ड मैंने हर व्यक्ति की एक आइडेंटिफिकेशन, पहचान। आधार कार्ड क्या है कि आपकी नंबरिंग है। अगर प्रमोद पाठक जी को जानना है तो उनका नंबर ये है, जी डिजिटली अगर हम जाने जी जी तो उनका नंबर ये है, इस नंबर से उनकी पहचान है। ये उन्होंने दिया आधार कार्ड, जिसका कि लाभ आज सब लोगों को मिल रहा है। आज वर्तमान में जो डीबीटीएल, डायरेक्ट जी, बेनिफिट ट्रांसफर, जो भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं, अभी जैसे मैया योजना में 2500 रुपया जी सीधा बैंक खाते में जा रहा है जो लाभुक है, जी मतलब बीच के मिडिल मैन का काम समाप्त। तो ये डीबीटीएल भी किसने लाया? मनमोहन सिंह जी ने लाया। डीबीटीएल, आपको याद होगा कि डीबीटीएल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में ही लागू हो गया था और उस वक्त मिलना शुरू हो गया था। जो गैस की सब्सिडी थी, गैस वगैरह की, जो कुकिंग गैस की जो सब्सिडी थी, वो डीबीटीएल के माध्यम से मनमोहन सिंह जी की सरकार ने देना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे लोगों का, चूंकि इतना बड़ा देश है और इतने हमारी आबादी है, तो सबको आहिस्ता आहिस्ता ही उनका अकाउंट को आधार के साथ में जोड़ा गया। तो कुल मिला करके अगर देखिए तो उस वक्त जो भी नीतियां मनमोहन सिंह जी ने बनाई वो जनहित में था और देश हित में था। आज जो नीति बन रही है वो कहीं ना कहीं देश हित से ज्यादा व्यक्ति हित में देखने को मिल रहा है। नहीं, लेकिन आपने कहा कि साहब वो नीतियां अभी भी चल रही हैं। जो नीति मनमोहन सिंह जी ने बनाई है वो एक ऐसा ट्रैक है कि उस ट्रैक से अगर वर्तमान सरकार चाहेगी कि हम इसको ट्रैक को बदल दें, तो जैसे रेलगाड़ी अगर जा रही है किसी ट्रैक पे और उसको प्रॉपर लाइन में नहीं दे करके सीधा कोई रास्ता बदल दे, तो वो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। तो वैसे ही जो मनमोहन सिंह जी ने जो जिस ट्रैक पे देश को चढ़ाया है, जो अर्थव्यवस्था जिस ओर लेकर के वो गए हैं, आज उसको बदल करके एक नया रूप में लाने का साहस और समझ दोनों ही नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह जी के समय में मनरेगा तो आया, लेकिन जो शहरी नौजवान थे उनके रोजगार की व्यवस्था बहुत नहीं हो पाई। नहीं, ये मैं नहीं मानता हूं। जैसे ही इन्होंने उदारीकरण की जो नीति अपनाई 2091 में जी, तो उस वक्त से आप देख लीजिए कि हमारे देश में आईटी सेक्टर में एक तरह से आप कह सकते हैं कि सुनामी आया। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हम पीछे चले गए। ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग में हम पीछे चले गए, बहुत ज्यादा पीछे चले गए। हम लोग ग्रेजुअली धीरे धीरे, आप देख लीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है, ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर आप देखिएगा तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देखिए कि कितना बदलाव आया है। और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर आप देखिएगा तो माने कल्पना से परे परिवर्तन हुआ उस दरमियान में, जिसमें कि नौकरियों का भी भरमार रहा। गाड़ी जो आप 4 व्हीलर आप देखते हैं, 4 व्हीलर में देख लीजिए, पहले हमारे देश में गिनी चुनी मॉडल थी, कुछ फिएट दिखते थे, एम्बेसडर दिखता था। आज देखिए हमारे यहाँ सारी गाड़ियां बन रही। वो तो पुरानी बात हुई, देखिए वो तो उसके बाद मारुति के साथ जो हमारा करार हुआ, सुजुकी। नहीं, आज तो सारी गाड़ियां हैं, खाली मारुति तो नहीं है। आज तो इवन की जो विश्व की मानी हुई कंपनियां हैं, जगुआर वगैरह, उसकी भी मर्सिडीज, नहीं वो तो ठीक है, सब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आज की जो स्थिति है रोजगार की, वो तो उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाई जा रही है ना। मगर रोजगार फिर हो नहीं है, जनरेट नहीं हो रहे हैं। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम अब उस ओर बढ़ रहे हैं कि जिसमें रोजगार का सृजन ही नहीं हो पा रहा है। आज की जो वर्तमान राजनीति जो चल रही है जी, उसमें अगर आप देखिएगा, वैसे तो इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज जो देश का सबसे धनाढ्य व्यक्ति है जी, जिसका पूरे विश्व में आज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे ऊपर नीचे होते रहते हैं, अगर उनका एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अगर आप देखिएगा कि उनके यहाँ कितना एम्प्लॉय है, तो आपको नजर आएगा कि एम्प्लॉय उनका जितना नेटवर्थ है, उस हिसाब से उनके यहाँ एम्प्लॉय उसका 1% भी नहीं है जी।
तो अभी का जो इकोनॉमी है वो इसी राह पे बढ़ा हुआ है कि नेटवर्क। इसकी नींव तो वहीं से चली ना? नहीं, इसकी नींव वहां से नहीं चली। उसकी नींव जहां से चली थी उसमें रोजगार था और इतने लोगों को रोजगार मिला भी। देश में ऐसा नहीं है, देश में करोड़ों करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन अभी जो वर्तमान नीतियां चल रही है पिछले 10 वर्षों से, मैं पिछले 10 वर्षों की बात कर रहा हूं, 10 वर्षों में मनमोहन सिंह की जो बेसिक नीति है वो तो एज इट इज रहेगी जो जनमानस के लिए है, जैसे मनरेगा है, जी। जनता के लिए है, फूड फॉर ऑल है, वो सबके लिए है, शिक्षा सबके लिए है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। हाँ। कोई भी सरकार आए इसको इसमें बदलाव संभव नहीं है जी। लेकिन जिससे नौकरी का सृजन हो वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज हमारे देश में युवा इतने बेरोजगार हैं और इस वक्त में मनमोहन सिंह जैसा एक अर्थशास्त्री की आवश्यकता है इस देश को, जो कि रोजगार कैसे बढ़े, रोजगार के अवसर कैसे आए, उस पर फोकस होना चाहिए। अच्छा, अब आपसे एक आखिरी दौर में हम लोग हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि एक प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी की जो भूमिका थी उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ ये भी उनको आरोप लगता है कि उन्होंने बहुत असर्टिव नहीं थे। नहीं, कहने के लिए लोग कहता था, कहने के लिए लोग आरोप लगाते थे। मनमोहन सिंह का भी नाम दिया गया कि वो बोलते नहीं है। हमारे जो भी प्रधानमंत्री है उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि रेनकोट पहन के नहाने की कला कोई सरदार जी से सीखे। लेकिन मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, अब वो इस दुनिया में नहीं, कि मनमोहन सिंह जी हमेशा कहते थे कि मैं नहीं बोलता, मेरा काम बोलता है। और जितना दिन वो 10 साल का कार्यकाल उनका रहा, लोग कहता है कि सोनिया गांधी जी के कंट्रोल में रिमोट स्टैम्प की सरकार थी। लेकिन अगर आप नीति देखेंगे तो उसमें कहीं भी इनकी इनकाबिलियत नहीं दिखेगी। इन्होंने अपने काबिलियत के बल पर सोनिया जी को भी अपने शर्तों पे राजी कराते थे कि ये काम जनहित का है, जनहित में ये काम होना है तो होना है। वो कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं किया और इतना बेहतरीन ढंग से देश को चलाए कि आज हम गर्व से कह रहे हैं कि हम तीसरी इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में होने जा रहे हैं। तो जो तीसरी वर्ल्ड की इकोनॉमी होने जा रहे हैं तो उसकी जो ठोस बुनियाद है वो 21 जुलाई 91 वो बेस के लिए तो नेतृत्व चूंकि उस वक्त माननीय नरसिम्हा राव जी का था। मैं तो वही बोला ना कि जो लीडरशिप है, हाँ। नरसिम्हा राव जी ने, ये तो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं थे। मनमोहन सिंह कोई चुनाव जीत कर तो आए नहीं थे। जी। ये 6 बार, आपको बता दूं, 6 बार राज्यसभा का सदस्य रहे हैं। जी। एक बार चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए। हाँ। इसलिए ये पॉलिटिकल नहीं थे। लेकिन नरसिम्हा राव जी को जब प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली तो वो मनमोहन सिंह की काबिलियत से वाकिफ थे, वो जानते थे। चूंकि नरसिम्हा राव जी का पूरा करियर राजनीति में रहा है, वो काफी सीनियर लीडर थे। तो वो ऊपर में बैठे हुए जितने लोग थे सबकी काबिलियत वो पहचानते थे। और मनमोहन सिंह का जो काम उन्होंने देखा था एज ए गवर्नर, आरबीआई गवर्नर के रूप में उनका जो काम देखा था, तो उन्होंने इनको निकाल करके लाके वित्त मंत्री का प्रभार सौंपा। और इसलिए सौंपा क्योंकि वो जानते थे कि यही एक ऐसा शख्स है जो इस संकट से देश को निकालेगा। और ये निकाल करके प्रूव किए। और उसी का नतीजा है कि जब मैडम सोनिया जी ने अपने को प्रधानमंत्री के पद से अलग किया और उनको जब नॉमिनेट करने की आई कि कांग्रेस पार्टी से कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो वो मनमोहन सिंह जी को ही लेकर के आए। और लाने के पीछे ऐसा नहीं था कि कोई रबर स्टाम्प था, लाने के पीछे कारण था कि उनकी काबिलियत थी। सही हाथ में देश का बागडोर दिया जाए ताकि देश प्रगति के पथ पर चले। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल। मनमोहन सिंह जी अक्सर कहते थे कि मेरी यही आकांक्षा है कि मेरे बाद इतिहास मुझे उदारता से देखेगा।
इस पर कोई टिप्पणी, इतिहास क्या है, इनको कैसे देखेगा, कितना न्याय करेगा, एक इस पर कुछ कोई टिप्पणी आखिरी? देखिए, इसमें तो उनके मृत्यु के साथ, जैसे ही उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद पूरे देश के जितने मीडिया संस्थान हैं, जो भी मीडिया चैनल्स हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप सभी में देख लें, भले वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उनका प्रोपेगेंडा चलता रहा हो, लेकिन कल देख करके ये नहीं लगता था कि ये सारे चैनल कभी मनमोहन सिंह के खिलाफ भी बोला करते थे। आज वो कल जो कहते थे ना उदारता से, तो कल वो उदारता दिखी कि देश भर के जितने भी ये बड़े बड़े चैनल्स हैं या हमारे जो सीनियर पत्रकार बंधु हैं, सारे लोगों ने उस उदारता का परिचय भी दिया और उसी रूप में इनको देखा कि इनकी जो काबिलियत थी, देश को चलाने की जो हुनर था, इकोनॉमी को जो जिस प्रकार से वो समझते थे, वैसे इकोनॉमी जिसमें कि रोजगार ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो, तो कल दिल खोल करके सारे लोगों ने अपने उद्गार व्यक्त किया और इनके अच्छे कामों की सराहना की। मैंने इनका जो मौन था, मौन भी इनका एक ताकत था। ऐसा नहीं था कि मौन इनकी कमजोरी थी। हाँ, मौन इनकी कमजोरी नहीं थी, मौन इनका ताकत था और ये मौन रह करके ही काम करते थे। लेकिन मौन रहने का मतलब ये नहीं था, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी होता है लोकतंत्र में, कि जनता के सवालों का जवाब देना। जनता का हक है, अगर मुझे कुर्सी पे बिठाया है तो जनता का हक है मुझसे सवाल करे। तो जनता सवाल करे तो जनता का सवाल करने का माध्यम क्या है? तो माध्यम है हमारा पत्रकार। देश के जो पत्रकार हैं बड़े बड़े, वही माध्यम है जो जनता के सवालों को लेकर के वहां पहुंचते हैं। 140 करोड़ का लोग जाकर के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेगा, नहीं, वो तो नहीं होगा। लेकिन उसकी नुमाइंदगी वो पत्रकार कर रहे हैं और वही है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर वो कम से कम 140-50 संवाददाता सम्मेलन उन्होंने फेस किया था, मनमोहन सिंह जी। तो ये दर्शाता है कि उनके भीतर जो आत्मबल था, आत्मशक्ति था, ताकि वो जनता के हर सवालों का जवाब दे सके। और आज जनता भी उतना ही उदार, आप कह सकते हैं, सोच के साथ मनमोहन सिंह को याद करेगा। आज जिस ऑक्सफोर्ड की बात हम लोग करते हैं कि जहां जाकर के पढ़ना गर्व की बात होती है, उस यूनिवर्सिटी में मनमोहन सिंह जी की लिखी हुई 5-5 किताबें हैं जो लोगों को पढ़ाई जाती है। तो ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए ये गर्व का विषय है। चलिए अशोक जी, सिटी लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को हम बंद करने से पहले मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हैं सिटी लाइव और अपने तरफ से, और आशा करते हैं कि उनकी नीतियों पर हम चलकर देश की अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ बनाएंगे। धन्यवाद। लेकिन मैं धन्यवाद करने से पहले थोड़ा सा आपके इस मंच से मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जो हमारे वर्तमान हैं, नरेंद्र मोदी जी, नहीं, उस पर हम कोई टिप्पणी अब नहीं चाहेंगे। नहीं, टिप्पणी तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि मैं भी देश का एक नागरिक हूं। आप अपनी पीड़ा, पार्टी अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह, आप अपनी पीड़ा बता। लेकिन मनमोहन सिंह जी देश का गौरव है। जी जी, हर भारतीय का गौरव है और पूरा विश्व जिस व्यक्ति को याद करता है। आज महात्मा गांधी क्या है, पूरे विश्व में पूजे जाते हैं जी। आप मानो उसको या ना मानो, लेकिन पूरा विश्व उनको मान रहा है जी। उसी प्रकार मनमोहन सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको पूरा विश्व मानता है और उनके अर्थ नीतियों पर पूरा विश्व भी चलने की कोशिश करता है। और वैसे व्यक्ति के सम्मान में अगर हम उनका जो जीवनी है उसको लेकर के एक जगह अगर कहीं नहीं रखते हैं, जो हमारा आने वाला पीढ़ी कैसे देखेगा, कैसे जानेगा। तो ये मैं प्रधानमंत्री जी से मेरी अपील है कि मनमोहन सिंह जी को उचित सम्मान मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने भी ऐसा कहा कि सम्मान दिया जाना चाहिए, जरूरी है। सम्मान दिया जाना चाहिए, कहने और करने में दोनों में फर्क होता है। जैसे मनमोहन सिंह जी बोलते कम थे
करते ज्यादा थे। नहीं ठीक है, चलिए, धन्यवाद। चलिए, नमस्कार।